आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के दूसरे चैप्टर संघवाद के विषय में। संघवाद के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। दुनिया में दो तरीके की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इसको हम जानेंगे। संघात्मक शासन, दूसरा है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन, इसमें एक केंद्रीकृत सरकार होती है, राज्यों में अन्य सरकारें होती हैं। एकात्मक शासन में एक केंद्रीकृत सरकार होती है, इसमें एक केंद्रीकृत सरकार होती है और वही पूरा शासन चलाती है। पूरा शासन इसी सरकार के हाथ में होता है। देखो, इसमें राज्य सरकारें होती हैं और इसमें केंद्र सरकार होती है। इसमें एक ही केंद्रीकृत सरकार होगी, एक ही राज्य में पूरे में एक ही केंद्रीकृत सरकार होगी और पूरा शासन उसी के अधीन होता है। और नीचे जो होते हैं वो क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों में उनकी सरकार जनता द्वारा चुनी गई कोई सरकार नहीं होती, केवल उनके अधिकारी होते हैं जो शासन व्यवस्था की देखरेख करते हैं। विरोधी पार्टियां होती हैं जो उनकी कमियों को जनता के सामने उजागर करते हैं और उसको अपने आधार पे ले जा करके जनता के सामने और दोबारा सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से कंट्रोल होती है सरकार है एकात्मक सरकार। और संघात्मक सरकार में एक केंद्र की सरकार होती है, उसके छोटे जो अन्य उपराज्य होते हैं उसमें जो है उपराज्य होते हैं उनमें अन्य सरकारें होती हैं। इनमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। इसमें भी जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं। लेकिन इसमें एक ही सरकार होगी। जैसी इसमें राज्य की सरकारें होती हैं, इसमें राज्य की सरकारें नहीं होती हैं। तो कहने का तात्पर्य, सरकार जो है छोटे छोटे राज्यों में भी जो न सरकारें होती हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, वो सरकार केंद्रीकृत सरकार और छोटी छोटी सरकारें ऐसे मिलकर के जब एक राज्य में शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं, ऐसी सरकार को संघीय सरकार कहा जाता है, संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। भारत में तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, लेकिन हम इसको 4 स्तरीय तक ले जा सकते हैं। जैसे कि हम अपने यहाँ देखते हैं, पहले सांसदों को चुनते हैं जिससे केंद्र सरकार का निर्माण होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष वहाँ भी रहता है। इसके बाद हम राज्यों में चुनाव करते हैं, जो विधानमंडल हमारे बनते हैं।
वहाँ भी सत्ता पक्ष विपक्ष होता है। इसके बाद हम अपने यहाँ पे जिला परिषद सदस्य के लिए भी सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो वहाँ पे ज़िले में भी हमारे शासन व्यवस्था का एक स्तर होता है। ऐसे ही हम ब्लॉक स्तर पे भी अपने चुनाव को क्षेत्रीय पंचायतों के लिए चुनाव करते हैं। तो हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे भी एक सरकार का निर्माण जो ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष के रूप में होता है। इसके बाद हम अपने ग्रामों में भी प्रधानों का चुनाव करते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ 4 स्तर, छोटे छोटे स्तरों तक सरकार का गठन यानी लोकतंत्र का गठन किया गया है। ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें एक केंद्रीकृत सरकार होती है, वही अपना शासन को पूरे देश पे लागू करती है, पूरे देश पे अपने शासन को लागू करके वो चालू करती है। और सत्ता पक्ष विपक्ष जो है सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर करते हैं। इसके बाद अपनी कमियां और अच्छे कामों के साथ दोबारा चुनाव में जनता के सामने जाते हैं और उसको सुनते हैं। अब बात करते हैं इसमें संघात्मक शासन में और क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उन चीज़ों को विषय में देखते हैं। जब यहाँ पे केंद्रीय की सरकार और राज्यों की सरकारें होती हैं, तो जब सरकार अधिक हो जाती है, 2 सरकारें होगी, तो स्वाभाविक है उनमें झगड़ा व्यवस्था होती है। इसके लिए कुछ संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्यों का अगर केंद्र में एक केंद्रीय सरकार इकट्ठा करके और वोटिंग के आधार पर वहाँ ऐसा अगर विश्व के रूप एक अच्छी सी सरकार बनाई जाए, वो नेता चुनकर एक केंद्र की सरकार बनाए, फिर दूसरे लोग एक विश्व की सरकार बनाए, अगर ऐसा संभव हो सकता है तो केवल संघीय आधार पर ही संभव हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब इससे ये यहाँ पे होता है, यदि आज संसार अंतर्राष्ट्रीय एकता से निकलकर, जिससे हम अब तक परिचित हैं, निकलकर एक विश्व राज्य यानी विश्व राज्य के रूप में इकट्ठा होने के तो संगठित होता है, तो ये निश्चित ही एक संघीय आधार पर ही संभव हो सकेगा। यानी कि छोटे छोटे राज्य यानी एक देश को एक इकाई मान करके हम राज्य के रूप में इकट्ठा करें और एक देश के विश्व के नेता को बनाएं, तो ऐसा निश्चित ही संघीय सरकार के रूप में ही संभव। यानी कि उसका कहने का मतलब है एक विश्व में सरकार, जैसा कि आज हम यूएनओ देख रहे हैं, दूसरे जो देश है उसमें शामिल हैं, वो छोटे छोटे राज्य हो गए, उसके वहाँ की सरकारें और एक वहाँ की सरकार जो मिल के फैसला लेते हैं, उसके हिसाब से काम करें तो विकास का काम। तो ऐसा केवल संघीय आधार पर ही। संघवाद मतलब इसका यही हुआ कि छोटी छोटी राज्य सरकारें अलग और एक केंद्र सरकार अलग। तो कम से कम इसमें ये निश्चित होता है कि एक सरकार तो नहीं है, एक से अधिक सरकारें यहाँ पे गठित होती हैं। आगे हम देखते हैं तो संघीय सरकार के रूप में भारत में संघीय सरकार में अब पहले देखते हैं हम आवश्यकता क्या चीज पड़ती है। एक तो हमारी केंद्र की सरकार हो गई, केंद्र सरकार, एक हमारी राज्य सरकार हो गई, एक हमारी केंद्र सरकार, दूसरी हमारी राज्य सरकार हो गई। अब देखते हैं जो केंद्र सरकार, अब जब किसी देश में 2 लोगों का शासन होगा तो निश्चित ही स्वाभाविक है झगड़ा होगा, विवाद होगा, सब अपनी अपनी चलाने के लिए विवाद करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया केंद्र सरकार को में ऐसे संघीय सरकार में केंद्र सरकार के इनके विवाद ना हो, इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका जो इन सरकारों की लड़ाई झगड़े को निपटाए, 2 राज्यों के झगड़ों का और केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का समाधान करे। ऐसी एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन यहाँ पे होता है। दूसरी किस आधार पे करें? लिखित संविधान होना चाहिए।
संविधान जो होगा वो लिखित संविधान होगा और इनके क्षेत्र अलग अलग बटे हों, इसके लिए सूचियों की व्यवस्था हो। अब देखते हैं हम यहाँ केंद्र और राज्य सरकार। अब यहाँ पे झगड़ा की बात बाद में करते हैं, पहले हम इनकी सरकारों का कार्य देखते हैं। सरकार कैसे कार्य करती है। हमारे यहाँ भारत में केंद्र के लिए सांसदों लोकसभा सीटों का निरीक्षण होता है। आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा क्षेत्र निश्चित होते हैं। लोकसभा क्षेत्र इनसे जो चुनाव होकर के पूरे भारत से चुनाव होकर करके हमारे दिल्ली की ओर जाते हैं, ये होती है हमारी केंद्र की सरकारें बनाती हैं। राज्य सरकारें पूरे प्रदेश, एक प्रदेश में, राज्य भारत के एक प्रदेश में जो होंगे, हर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र होते हैं। विधानसभा क्षेत्र होते हैं जहां से चुन करके वो लोग विधानमंडल में पहुंचते हैं। कहां पर? विधानमंडल। इसको विधानसभा भी कहते हैं। तो विधानमंडल में वहां पहुंचते हैं। तो इनके जो राज्य की सरकारें हैं वो यहाँ से चयनित होती हैं और लोकसभा सीटों से केंद्र की सरकार चयनित होती है। इनको बोलते हैं हम सांसद। सांसद, ये सांसद यहाँ चुन के जाते हैं यहाँ से। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ राज्य हैं, सभी राज्यों से निश्चित संख्या में विधायकों को चुनकर विधानसभा, राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं ये 5 वर्षों के लिए चुन के जाते हैं। अब जब विधानसभा से हमारे यहाँ क्षेत्रों से चुनाव होता है, इनसे जो विधायक चुने जाते हैं, ये विधायक अपनी विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं इनके द्वारा चुन करके राज्यसभा के लिए, भारत केंद्र सरकार के लिए राज्यसभा से चुन करके इनकी एक निश्चित संख्या में अपने विधायकों को चुन के भेजती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ये भी यहाँ पे क्या कहे जाते हैं? सांसद। ये भी सांसद होते हैं। इनकी भी मान्यता सांसद होती है। ये भी सांसद कहलाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ये लोकसभा के सदस्य थे। लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है। अमेरिका में इसे लोकसभा सदस्य भी कहा जाता है। ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये वहाँ के राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो हमारी जो ये विधानसभा की जो सरकार होती है ये हमारे राज्य भर में काम करती है। इसके प्रतिनिधि राज्यसभा में कार्य करते हैं। इनके खिलाफ अगर ये कोई कानून लोकसभा वाले पारित करें
तो हमारे ये सांसद राज्यसभा में उसको पारित नहीं होने देंगे। हमारे राज्य के खिलाफ अगर कोई कानून पारित करते हैं तो हमारे विधानसभा के सदस्य वहाँ पारित नहीं होने देंगे, और सभी के हित के लिए जो कानून पारित होंगे उनको ही पारित होने देंगे। कहने का तात्पर्य, लोकसभा में बने हुए प्रधानमंत्री जो लोकसभा से निर्वाचित होकर के एक शासन बनाते हैं, प्रधानमंत्री जिसका मुखिया होता है, अगर वो तानाशाही रूप में शासन करना चाहे तो विधानसभा उसके अंकुश लगाता है और जनता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, कभी भी राज्यसभा और केंद्र लोकसभा में एक ही सरकार का बहुमत नहीं होना चाहिए। अगर एक लोकसभा में बहुमत है तो दूसरे का, विपक्षी का राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए, जिससे ये प्रधानमंत्री कभी भी तानाशाह के रूप में काम ना कर सके। जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विधानसभा जो होती है वो राज्य के केंद्र द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को पारित करने के लिए राज्यसभा में भेजती है। अगर इसके 2/3 बहुमत से पास हो जाता है ये, तो वो कानून बन जाएगा विधेयक। और राज्यसभा में जब विपक्षी की बहुमत होगी तो वो इनके जो कानून देश की जनता के खिलाफ हैं उनको वो यहाँ पारित नहीं होने देंगे। इस तरीके से ये लोकसभा को ये राज्यसभा जो है नियंत्रित भी करती है। अब चलते हैं विधानसभा, एक स्तर का शासन है इनमें। यहाँ पे विधानसभा में भी हमारे यहाँ पे विधान परिषद होती है। जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, विधान परिषद। इसके सदस्यों का चुनाव शिक्षाविदों, कला क्षेत्र और प्रशिक्षित वर्ग से, 3 वर्ष पुराने अध्यापकों से, शिक्षा स्नातकों के माध्यम से, देश के स्नातक युवकों के माध्यम से, शिक्षित युवकों के माध्यम से चुन करके विधान परिषद में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे वही काम विधान परिषद करती है जो काम राज्यसभा में ही करते हैं। राज्यसभा के सांसद करते हैं, वही विधान परिषद विधानसभा में काम करती है। वो भी जो भी विधानसभा से पास होकर के प्रस्ताव आते हैं उनको विधान परिषद उन पे विचार करती है। अगर वो गलत है, देश के हित में नहीं है, तो उन पे रोक लगा देती है और उन्हें अपने यहाँ पारित नहीं होने देती है। तो ये सदस्य भी हमारे विधान परिषद का हो गया। तो दूसरा, हर स्टेट में इतने भी विधान परिषदें नहीं है। हमारे यहाँ 6 में ही इस समय विधान परिषदें हैं, 6 राज्यों में ही, बाकी में विधान परिषदें अभी नहीं है। तो वहाँ पे लोक विधानमंडल ही काम करता है और कानूनों को गलत होने से रोकने के लिए केवल वहाँ का विपक्ष ही उसका सहयोग करता है, विपक्ष ही उसको रोकता है और उसे पारित नहीं होने देता है, पूर्ण बहुमत में पारित नहीं होने देता है। गलत कानून कभी भी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री भी तानाशाह बन के एक जनता के एक वर्ग के हितों की अनदेखी करते हुए चुनाव कभी भी कानून नहीं बना सकती। 2 स्तरीय भारत में शासन व्यवस्था हो गई। तीसरी स्तरीय की बात करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तीसरी स्तरीय जो बात होती है हमारे यहाँ पे, वो होती है, तीसरी स्तरीय बात होती है वो ये बात है, हमारे यहाँ जिला स्तर पर भी इसकी व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष बनता है। जिला जब यहाँ के इसके लिए जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है और वे चुनकर जिला अध्यक्ष का निर्माण करते हैं। जिला अध्यक्ष बनाते हैं और जिला अध्यक्ष जिले का अध्यक्ष होता है। जैसे वहाँ पे मुख्यमंत्री होता है प्रदेश में और केंद्र में प्रधानमंत्री, उसी तरीके से जिला में जिला अध्यक्ष होता है।
जिला अध्यक्ष यहाँ पर होता है और यहाँ पे सदस्यों का बाकायदे मीटिंग होती है और प्रस्तावों को रखा जाता है, प्रस्तावों को पास किया जाता है, किन क्षेत्रों में किन जगहों पे किस काम को करवाना है और प्रस्तावों को बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ पर राज्य सभा होती है और राज्य में विधान परिषद होती है, ठीक उसी तरीके से जिला में भी जिला परिषद भी होती है। जिला परिषद, इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य जनता द्वारा चुने हुए विधायक, एक विधायक दो जिलों का जिला परिषद का सदस्य हो सकता है, क्योंकि उसकी सीमाएं एक जिले से दूसरे जिले की ओर जाती हैं। तो कभी कभी एक विधायक, एक विधानसभा का क्षेत्र 2 जिलों में बटा होता है, या कभी कभी एक सांसद का क्षेत्र, लोकसभा का सीट का जो सांसद होता है उसका 2 जिलों में क्षेत्र हो सकता है, तो वो उतने जिलों का सदस्य हो जाता है जिला परिषद का वो सदस्य हो जाता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यहाँ पे आता है कि जिला परिषद जो है इसके सांसद, विधायक और कुछ अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं कुछ विधायक, जो हमारे जिले का विधायक होता है, हमारे जिले का सांसद होता है, वो इन जिला परिषद का सदस्य होता है, और कुछ अधिकारी मुख्य जो होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्र पंचायत, यानी कि यहाँ पे त्रिस्तरीय 2 स्तर को आप देख चुके, तीसरा स्तर ये जिला में भी एक संघ का स्तर बन जाता है। इससे निश्चित हो जाता है कि जिला में भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक स्तरीय व्यवस्था और होती है, वो है ब्लॉक की। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, और जिसको हम लोग बीडीसी बोलते हैं, ये जाकर क्षेत्र पंचायत जो होते हैं सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को। ब्लॉक प्रमुख को, जिससे एक शासन व्यवस्था यहाँ पर भी क्षेत्र में भी निश्चित हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था, शासन की व्यवस्था है, जो कि नीचे गांव तक भी जाके शासन की व्यवस्था को में बांटा गया है। भारत में हमारे यहाँ पर इस तरीके की संघ व्यवस्था संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। वादों के स्तर तो संघवाद, संघ दुनिया में 2 प्रकार के हैं, संघ भी अब यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। तो ये आशा करता हूँ आपको संघवाद समझ में आ गया होगा, शक्ति कैसे संगठनों में, छोटे छोटे संगठनों में बटी होती है। इससे आपको इस बात की जानकारी आसानी से प्राप्त हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं ये कैसे 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, भारत दुनिया के संघों में से एक अलग प्रकार का संघ है। संघ अभी हमने बताया छोटे छोटे राज्यों का संघ जो है, इसका मतलब होता है फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म, संघवाद। इसका मतलब हुआ संघवाद। अब यहां पे देखते हैं हम, ये अंग्रेजी भाषा के थोड़ा शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के थोड़े शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है संधि, जिसका मतलब होता है संधि या समझौता, संधि या समझौता। थोड़ा शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। यहाँ पे हम देखते हैं जब संधि या समझौता जो थोड़ा से होता है उसी से बना है फेडरलिज्म।
अब यहाँ पे हम देखते हैं अमेरिका, कनाडा, अन्य देशों में भी इस तरीके की शासन व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब इंडिया का जो संघ है वो यूनियन है, यूनियन संघ। दोनों का मतलब होता है संघ, लेकिन फेडरलिज्म और यूनियन, ये यूनियन जो है इसमें अंतर क्या है? एक दोनों का मतलब संघ होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस है जैसे ये फेडरलिज्म कमजोर होता है, यूनियन संघ जो है ये मजबूत होता है। भारत में राज्यों को अलग होने की क्षमता नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को कम या ज़्यादा कर सकती है। और फेडरलिज्म में ये नहीं है, यहाँ दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ पे क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। इसका हम आपको एक बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे। दोहरी नागरिकता क्यों होती है? क्योंकि ये राज्य होते हैं, पहले ये क्या होते हैं? राज्य। कई राज्य जब आपस में मिले, कई राज्य थे, राज्य प्लस राज्य प्लस राज्य, इस तरीके से 3 राज्य मिल रहे हैं। अब ये जब करेंगे तो ये अपना, इसका अस्तित्व खत्म होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अलग अलग जो इनके कम्युनिटी यहाँ रहती है, अलग अलग प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो समझौता करते हैं, एक केंद्र में जब एक समझौता करते हैं तब ये क्या करते हैं? कुछ शर्तों को रखते हैं कि आपका भाई आप नागरिक, आपका नागरिक, ऐसा ना हो हम विकसित है तो तुम्हारे नागरिक सब हमारे यहाँ भर जाए आके। तो ये अपने अपने इनके राज्यों के नागरिक होते हैं अलग अलग। ये पहले इसके नागरिक होते हैं अपने राज्य के, इसके बाद पूरे में जो दोनों को केंद्र मान्यता देती है कि ये नागरिक सभी हमारे हैं। तो ये नागरिक और ये नागरिक, तो इनमें पहले तो अपने राज्य की नागरिकता होगी, दूसरी जब ये राज्य के नागरिक हुए, यहाँ से फिक्स हुआ, तब ये बताएगा कि केंद्र का ये हमारा नागरिक है। तो इसके बाद एक राज्य का निर्माण हुआ। तो ये नागरिक जो इसके नागरिक हुए वे भारत में ऐसा नहीं है। भारत चूंकि अंग्रेजों के समय से अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था उस समय, और इसके बाद जैसे ही छूटा तो स्वतंत्र हुआ, तो भारत के जो निर्मात्री, संविधान की निर्मात्री सभा थी, उसने पूरे भारत को एक माना और भारत को विभाजित न हो भविष्य में, इसलिए उसको राज्यों को ये अधिकार खत्म कर दिया। राज्य कभी भी स्वतंत्रता नहीं मांग सकता है, लेकिन इनमें ये नागरिक ये जब भी चाहे, चूंकि इनके बीच एक समझौता हुआ है, भारत में राज्यों के बीच समझौता नहीं हुआ है, किसी भी राज्य ने कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि भारतीय संविधान को ही सर्वोपरि माना है। इसमें राज्यों ने समझौता किया है, जो फेडरलिज्म है, संघवाद। तो इसमें इन्होंने समझौता करके ये शामिल हुए हैं, तो इसलिए ये नागरिक जो है इसके नागरिक है, इनके अलग नागरिक। और जिस दिन ये संधि टूटी, ये इससे अलग हो जाएंगे। जब संधि टूटी तो ये अलग हो जाएंगे और इनके नागरिक अपने आप में अलग हो जाएंगे। अब वो केंद्र की नागरिकता इनकी खत्म हो जाएगी, जो इसमें शामिल रहेंगे वो इसके नागरिक रहेंगे। इसलिए इसमें दोहरी नागरिकता होती है। भारत में एकहरी नागरिकता है, भारत का एक पूरा भारत का ही नागरिक है, चाहे वो किसी स्टेट का नागरिक हो, लेकिन फिर भी वो भारत का नागरिक है। उसे एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ अपना रह सकता है, जमीन छोड़ खरीद करके। पहले ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, लेकिन जब से 370 खत्म कर दी गई है, धारा 370 खत्म करने के बाद अब वो अनुमति है कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में भी अपनी जमीन खरीद के रह सकता है, यानी किसी भी भारत के अंग में भारत में रह सकता है जाके। तो ये यूनियन में है। तो भारत एक यूनियन, राज्यों का एक संघ है। संविधान में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है।
एक संघ। और यहाँ पे अभी आप बता चुके हैं फेडरलिज्म क्या है और यूनियन क्या है। तो भारत एक राज्यों का संघ है जिसकी सीमाएं बदलने का राज्य को अधिकार है, केंद्र को, लेकिन यहाँ पर केंद्र को इसकी सीमाएं बदलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राज्य अपनी अपनी संप्रभुता को अलग से बरकरार रखते हैं। यहाँ तक कि इनकी अलग न्यायपालिकाएं भी होती है जो अपने आप में सर्वोपरि होती है। उनके फैसले को केंद्र की न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारत में प्रत्येक हाई कोर्ट के चुनाव निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए भारत एक यूनियन राज्यों का एक संघ है और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए ये बाध्य है। यहाँ पे ये इसके निर्णय को मानने के लिए लोग बाध्य नहीं है। ये अपने समझौता खत्म कर देंगे अगर ये निर्णय ज़्यादा थोपोगे। यहाँ से अगर निर्णय एक राज्य के खिलाफ ज़्यादा तोड़ा गया तो ये अपने समझौते को पहले जुड़ा है खत्म कर देंगे, बोले नहीं हमें चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा फैसला हमारी अहित कर रहा है, हमारे समुदाय की जनता को अहित कर रहा है, लिहाजा हम इस संधि से अलग होते हैं। तो ये इनको पूरा अधिकार है अपने फेडरलिज्म से राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें भारत में ऐसा नहीं है। भारत यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। हाँ, तो अब इन चीज़ों को बनाने के लिए चूंकि ये सब बने तो यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई कि इनकी आपस में लड़ाई ना हो, इसके लिए झगड़े विवाद के सुलझाने के लिए एक केंद्र, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी आवश्यक है। दूसरी चीज इन्होंने जो समझौते किए वो समझौता कैसा होना चाहिए? लिखित समझौता होना चाहिए। लिखित समझौता यानी कि लिखित संविधान हो गया। क्या हो गया? लिखित संविधान। जो इनका समझौता हुआ वो वहां का संविधान बन गया, लिखित संविधान हो गया। उसी के आधार पर यहाँ केंद्र का जो न्यायालय है वो राज्यों के बीच झगड़ों को निपटाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा ही है। 97 विषय हैं। नंबर 1 है इसमें देश की सुरक्षा करना, सेना रखना आदि, ऐसे जो है 97 विषय हैं। राज्य सूची में जो आते हैं वो है स्वास्थ्य सेवाएं देना, श्रम कानून बनाना, ऐसे कुल मिलाकर के यहाँ पर 66 विषय हैं, 66 सब्जेक्ट, 66 विषय हैं, छोटे छोटे हैं। और इसमें एक बात ये थी कि जो है हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 विषय हमारे हटा दिए गए थे। शिक्षा, वन और जंगली पशुओं के विषय में शिक्षा, वन क्षेत्रों में और जंगली पशुओं इनकी सूची में रख दिया गया था। समवर्ती सूची क्या होती है? इन पर राज्य कार्य कर सकते, कानून बना सकते। इन पे जो है 97 विषय है, इन पर देश के संघ सूची संघ सरकार कानून बना सकती, इन पर राज्य सरकार कानून बना सकती। समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यानी इनमें जो विषय हैं इनको 3 को और इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो इसमें है जनसंख्या नियंत्रण है,
जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, ऐसे विषय जो है ये समवर्ती सूची में आते हैं। इन पर दोनों ही कानून, राज्य भी कानून बना सकते हैं और संघ भी कानून बना सकते हैं। इस आधार पे हमारे यहाँ की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है ताकि विवाद ना हो। अगर किसी भी स्थिति में दोनों में कानून बनाने पर विवाद होता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं, वहाँ पे और होता है। अब यहाँ पे आते हैं, एक बात और आ गई है अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 249 में जो दिया गया है कि राज्यसभा के प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 249 में कहा गया है राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 250 आर्टिकल 250, इसके अंतर्गत है कि संकट काल के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तीसरा है अनुच्छेद 252 के तहत, आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की अनुमति पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो ये 3 स्थितियां हैं जिन पर संसद राज्य सूची के विषय को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि अधिक शक्तियां हमारे केंद्र सरकार में ही निहित की गई हैं। आशा करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।